अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको मेरी ऑडियोज़ या मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें। आपको पता है कि इनिशियल स्टेज है और शुरू का जो स्ट्रगल होता है, आपके कॉपरेशन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फीजेबल लगे अपनी स्टोरीज़ भेजें, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। ये हमें अहमद अली साहब ने भेजी है और इनका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। ये बताते हैं इंडिया में एक जगह है पटना, वहाँ पे कोई एक गांव है हाजीपुर के नाम से। ये वहाँ पे रहा करते हैं। ये बताते हैं कि ये और इनकी उम्र के जितने भी लड़के हैं, यानी कि 20 से 22 साल की इनकी उम्र है, तो ये सारे के सारे जो हैं रमज़ानों में ख़ास तौर पे ईशा की नमाज़ के बाद या तरावियाँ पढ़ने के बाद जो है एक बहुत बड़ी सी ईदगाह टाइप की जगह बनी हुई है। वहाँ पे ये लोग गैदर हो जाते हैं और वहाँ पे आके मुख्तलिफ़ खेल खेलते हैं। कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी लूडो खेलते हैं, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो किया करते हैं। साथ साथ ये बताते हैं रमज़ानों में इन लोगों की कोशिश होती है कि पूरी रात जो है वो जाग के गुजारें और जब सुबह हो जाए तो सहरी वगैरह करें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें और फिर सो जाएं। जो नॉर्मली आपको पता है कि इस एज ग्रुप में लड़कों का लाइफ स्टाइल हुआ करता है, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि इस एज के जो लड़के हैं वो रमज़ानों में पूरी पूरी रात बाहर घूमते रहते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि इसी तरह रमज़ान चल रहे थे और एक रात थी। रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। हम सारे के सारे जितने भी लड़के थे वो ईदगाह के करीब मौजूद थे या जमा हुए हुए थे। वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे थे। अब ये वहाँ का जो स्ट्रक्चर बताते हैं वो इस तरह से है कि एक ईदगाह है और उसके बाद जो है एक तालाब शुरू हो जाता है और तालाब के बाद जो है वो बहुत सारी झाड़ियाँ या खेत शुरू हो जाते हैं। अब ये बताते हैं कि इसी तरह हम लोग जो है वो ईदगाह के करीब बैठे हुए थे। अब मुझे एकदम से सिगरेट की तलब महसूस हुई तो मैंने सिगरेट ली, जलाई और पीछे जो तालाब था उसके करीब आ गया, क्योंकि हम लोगों की कोशिश होती थी जो ईदगाह है या नमाज की जो जगह है वहाँ पे कोशिश करें कि सिगरेट ना पिए। ये एक अदब का तकाजा है जो हम पूरा किया करते थे। बहरहाल सिगरेट पीते पीते जब मैं तालाब के करीब आ गया तो तालाब के जो पार मुझे खेती या हरियाली नज़र आ रही थी, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो झाड़ियाँ हैं या जो खेत हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं, जैसे कि कोई मूवमेंट है जो वहाँ पे होने जा रही है। काफ़ी देर तक मैं इसको ऑब्ज़र्व करता रहा और मैं सोचता रहा कि किस किस्म की मूवमेंट है। मे भी हो सकता है कोई जानवर हो जो वहाँ पे मौजूद हो, या हो सकता है कि कोई इंसान हो वहाँ पे मौजूद हो। मुसलसल जो खेत थे वो हिल रहे थे, हालांकि वहाँ पे ना हवा चल रही थी ना इस तरह का कोई मामला था। काफ़ी देर तक जब मैं ऑब्जर्वेशन करता रहा, उसके बाद सिगरेट वगैरह ख़त्म की तो वापस मैं आ गया और फिर दोबारा हम लोग जो नॉर्मली हुआ करते हैं बातों वगैरह में लग गए। अब ये बताते हैं कि उसके बाद इस तरह से हुआ कि जो इनका दोस्त था उसको थोड़ी देर बाद सिगरेट की तलब महसूस हुई, तो उसने मुझे कहा कि चलो यार मेरे साथ सिगरेट पीने चलो। और वैसे ही हम बातें करते करते तालाब के पास आ गए और दोबारा सिगरेट पीने लगे। अब ये बताते हैं कि हम सिगरेट पी रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे, तो हमने वही अगेन देखा कि सामने जो खेत हैं या जो झाड़ियाँ मौजूद हैं वहाँ पे अजीब सी एक मूवमेंट शुरू हुई और वो जो मूवमेंट थी वो आवाज़ के साथ थी। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट थी वो ना सिर्फ मुझे महसूस हो रही थी बल्कि जो मेरे साथ दोस्त था वो भी इसको महसूस कर पा रहा था। खैर, थोड़ी देर तक हम उसको ऑब्ज़र्व करते रहे, एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि वो जो झाड़ियाँ थी या वो जो खेत थे वहाँ पे हमें जो है वो एक रोशनी सी नज़र आना शुरू हुई। अब ये जो रोशनी नज़र आ रही थी ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई लालटेन है या कोई लैंप है या किसी के पास कोई चिराग मौजूद है जो मुसलसल उसको ऊपर नीचे कर रहा है। यानी वो जो लाइट थी या वो जो चिराग था उसको मुसलसल हाथ से ऊपर नीचे किया जा रहा था। जैसे हवा में अगर आप किसी चिराग को लेके गोल गोल घुमाएं तो जिस तरह का एक दूर से व्यू आता है वैसा व्यू हमें नज़र आ रहा था। अब हम एक दूसरे को देख रहे थे, हम परेशान थे कि यार ये कोई नॉर्मली इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि हाथ में चिराग ले उसको गोल गोल घुमाता रहे। खैर, हम काफ़ी देर तक सोचते रहे और जब कुछ समझ नहीं आया तो वापस हम ईदगाह में आ गए, बातें करने लगे और फिर रात गई बात गई। इसी तरह 1-2 दिन मज़ीद गुजरे, फिर दोबारा हम लोग वहाँ पे ईदगाह पे आके बैठे और रात के वही 12:30-1 बजे का टाइम था और वही सिलसिला था कि सिगरेट की तलब महसूस हुई। तो हम 3 दोस्त जो थे वो तालाब के किनारे आ गए और अभी हम सामने की तरफ ही देख रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पे मूवमेंट देखी थी या हमें चिराग की रोशनी नज़र आई थी। तो देखते ही देखते मंजर बदला
और अगेन वो जो खेत थे या वो जो झाड़ियाँ थी वो हिलना शुरू हुई और अगेन हमें बहुत सारी लाइट्स या मल्टीपल रोशनियाँ नज़र आना शुरू हुई। उस दिन जब हम देख रहे थे तो बाकायदा एक चिराग था जो गोल गोल घूम रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि 5-6 चिराग हैं जो गोल गोल कोई हवा में घुमा रहा है और किसी ने अपने हाथों में इन चिरागों को पकड़ा हुआ है। ये जो कुछ था ये इतना अजीब था, नाकाबिले यकीन था। दूर से देखने में तो बड़ा प्यारा मंजर नज़र आ रहा था, जैसे बहुत सारे कोई लाइट लेके या आँख को लेके जब गोल गोल घुमाता है तो दूर से जो देख रहा होता है उसको बड़ा अच्छा मंजर नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो वहाँ पे खड़ा हुआ है वो इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहा था, ये सवाल हमारे जहनों में मौजूद था। खैर, आज हम 3 फ्रेंड्स मौजूद थे और सारे के सारे जो भी फ्रेंड्स थे हम सब ने ये देख लिया था कि अजीब तरह की एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। खैर, वो रात भी ऐसी गुजर गई। 1-2 दिन मज़ीद गुजरे तो मेरा जो दोस्त था वो बाकायदा टॉर्च लाइट अपने साथ लेके आया। रात के वही 12-12:30 बजे का टाइम था। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम दोबारा वहाँ पे तालाब पे गए और दोबारा से हम लोगों ने सिगरेट पीना शुरू की। अब जैसे ही हम लोगों ने सिगरेट पीना शुरू की तो हमने अगेन ये देखा कि वही झाड़ियाँ जो हैं या वो जो खेत हैं वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई और वहाँ पे फिर हमें मल्टीपल चिराग, बहुत सारे चिराग नज़र आने लगे और वो जो चिराग थे उनको बाकायदा कोई गोल गोल घुमा रहा था और ये किसी के हाथों में चिराग मौजूद थे, लेकिन ये जिसके हाथ में मौजूद थे वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, नॉर्मली अगर कोई अपने हाथ में लालटेन पकड़े या कोई चिराग पकड़े तो उसकी जो रोशनी होती है उससे थोड़ा थोड़ा चेहरा नज़र आता है, लेकिन ये अजीब सी रोशनियाँ थीं जो चिराग की तरह थीं, लेकिन जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ था वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब ये बताते हैं, जो मेरा दोस्त था जो अपने साथ आज टॉर्च लाइट लेके आया था और वो लेके भी इसीलिए आया था कि उसको पता चल सके सामने कौन मौजूद होता है या कौन इस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसने अपनी जो टॉर्च लाइट थी वो सामने की तरफ मारी, यानी वो जो झाड़ियाँ थीं या वो जो खेत थे वहाँ पे लाइट मारी। और जैसे ही उसने लाइट मारी तो वो बताते हैं कि मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें हैं और उन सब औरतों के हाथों में चिराग मौजूद हैं। और जैसे ही ये जो रोशनी थी या जो लाइट थी उनके चेहरों पे लगी है तो उन औरतों ने अपने चेहरे को छुपाना शुरू कर दिया है, यानी कि अब उनके चेहरे के बजाय उनके जो हाथ हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जब मैंने लाइट उनके हाथों पे मारी तो मैंने देखा कि जो उनके हाथ हैं वो बहुत पतले पतले से हाथ हैं और बहुत लंबी लंबी उनकी उंगलियां हैं और उन हाथों में बहुत लंबे लंबे से नाखून मौजूद हैं। बज़ाहिर देखने में बहुत भयानक या बहुत खौफनाक हाथ लग रहे हैं जो नॉर्मली किसी इंसान के नहीं हो सकते। खैर, काफ़ी देर तक लाइट मारने के बाद जब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो मुसलसल अपने चेहरे को छुपाती रही, तो जो मेरा दोस्त था जिसने लाइट मारी थी या जो टॉर्च मार रहा था उसने वहीं से चीखते हुए कहा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के उनमें से जो एक औरत थी उसने तेज़ तेज़ हमारी तरफ या हमारे दोस्त की तरफ भागना शुरू किया। अब हमें पता था ये औरत जितना भाग ले तालाब के ऊपर से तो तैर के नहीं आ सकती, लिहाजा हम बेखौफ खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना खेत वाला हिस्सा या खुश्की का हिस्सा उबूर किया तो उसके बाद वो तालाब पे आ गई। और तालाब पे जब नॉर्मली कोई इंसान आया करता है तो तालाब में अगर वो जंप मारे या भागे तो वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन हम ये देख के हैरान थे वो जो औरत जैसे खुश्की पे भागती हुई आ रही थी वैसे ही वो तालाब के ऊपर से भागती हुई हमारी तरफ आ रही थी। अब जब हमने ये मंज़र देखा तो हम सब की चीखें निकल गईं, क्योंकि नाकाबिले बयान मंज़र था, नाकाबिले यकीन मंज़र था कि एक औरत बाकायदा पानी के ऊपर तेज़ तरीन भागती हुई हमारी तरफ चलती हुई आ रही है। ये कैसे हो सकता था? हम ये सब सोच रहे थे, इन्हीं ख्यालात में मुब्तला थे कि एकदम से जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि यहाँ से भागो। अब वो जो औरत थी वो बहुत अजीब अजीब किस्म की खौफनाक आवाज़ें मुँह से निकाल रही थी। हम जैसे तैसे मुड़े और जितना तेज़ भाग सकते थे भागे, ईदगाह ग्राउंड में पहुँचे। वहाँ पे जो भी हमारे बाकी दोस्त मौजूद थे उनसे भी हमने कहा कि यहाँ से फ़ौरन भागो। अब ये बताते हैं, जैसे तैसे हम उस एरिया से निकले और जब सब के सब लोग अपने घरों में पहुँचे तो जितने भी लड़के थे जिन्होंने ख़ास तौर पे उन औरतों को देखा था वो सारे के सारे शदीद बुखार में मुब्तला हो चुके थे। अब जब इतने सारे लोग एक साथ बीमार हुए या इतने सारे लड़के एक साथ बीमार हुए तो जाहिर सी बात है घर वालों ने भी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमने सारी मालूमात उनको दी, उनको बताया कि हमने इस तरह से कुछ औरतें देखी हैं जो तालाब के उस तरफ मौजूद थीं। अब ये सारे मामला सुनने के बाद हमारे घर वालों ने सबसे पहले तो हम पे पाबंदी लगा दी कि आप लोगों ने ना कहीं जाना है, ख़ास तौर पे ईदगाह या उस तालाब के करीब नहीं जाना है। दूसरा, वो जो मस्जिद थी करीबी उसके इमाम से रब्ता किया गया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया गया, उन्होंने हम सब पे दमदरूद किया, तब जाके हम लोग की तबीयत बेहतर हुई। लेकिन हम लोग तौबा कर चुके थे कि अब के बाद से ख़ास तौर पे रात में ना हम उस ईदगाह जाएंगे ना उस तालाब पे जाएंगे, और ख़ास तौर पे तालाब क्रॉस करके जो खेत थे उस तरफ तो गलती से भी कभी ना जाना है ना देखना है। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये जुनेजो साहब ने भेजी है और ये बताते हैं बेसिकली ये एक डॉक्टर हैं और ये जब अपना MBBS कंप्लीट कर रहे थे तो ये 2007 और 8 चल रहा था
अच्छा, साथ साथ इनकी जो बहन है वो भी डॉक्टर है और वो इनसे 1 साल पहले डॉक्टर बन चुकी थी। अब ये बताते हैं कि कराची का एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। तो आपको पता है कि जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तो वो बहुत सारे अस्पतालों में आपको तैनात किया जाता है या आपको जाना होता है या हाउस जॉब करनी होती है। तो उसी तरह इनकी जो बहन थी, इनकी तैनाती की गई थी एक सरकारी अस्पताल में। अब इनकी जो बहन थी ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अपनी स्टडी के हवाले से। तो वो कोशिश करती थी जितना फोकस हो सकता है अपनी पढ़ाई पे करें और जितना टाइम अपनी स्टडीज़ को दे सकती हैं वो दें। जैसे ही इनकी बहन को टाइम मिला करता था तो वो स्टडीज़ किया करती थी। और नॉर्मली स्टडीज़ के लिए इनको जो बेहतर जगह लगती थी वो एक मुर्दा खाना था, उसके बराबर में एक रूम था। ये कोशिश करती थी जब भी इनको टाइम मिले वहाँ जाके बैठ जाएं और अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दें। खैर किस्सा मुख्तसर, एक रात को ये स्टडीज़ कर रही थी वहीं पे बैठी हुई, तो इनकी फ्रेंड की कॉल इनको रिसीव हुई। अब इनकी जो फ्रेंड थी वो इनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अब बात करते करते इनकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि यार तुम कहाँ पे मौजूद हो। तो इन्होंने बताया कि मैं अस्पताल के एक रूम में मौजूद हूँ। तो वो जो इनकी फ्रेंड थी वो इनसे कहने लगी कि अभी तुम्हारे पीछे से कोई गुजरा है, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई रूम में मौजूद है। अब इनकी सिस्टर बोलने लगी नहीं, मेरे अलावा तो कोई भी मौजूद नहीं है, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। फिर दोबारा ये लोग बातें करने लगे। 5-7 मिनट गुजरे थे कि दोबारा से इनकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि देखो यार तुम्हारे पीछे कोई आके खड़ा हो गया है और तुम देखो ज़रा पीछे। अब इन्होंने पीछे देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब इनकी जो बहन थी, उनकी जो फ्रेंड थी, वो हर थोड़ी देर बाद बताती थी इनको कि जैसे कोई गुजरा है या कोई मौजूद है। स्पेसिफिकली ये जो कॉल थी उसके कट होने से पहले उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारे पीछे बाकायदा एक औरत आके खड़ी हुई है। और जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत थी ना उसका नामो निशान था। खैर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो इनकी बहन थी वो घर आ गई। अब जब उनकी बहन घर आई तो थोड़ी देर तक तो नॉर्मल रही, आई खाना वगैरह खाया, उसके बाद जाके अपने रूम में लेट गई। अब जब रात के 3-4 बजे तो एकदम से उनकी जो बहन थी इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। इनको ऐसा लगने लगा जैसे इनको वॉमिटिंग होने वाली है और इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनके सर में शदीद दर्द हो रहा है। पहले तो घर वाले ये समझे कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है या स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी है जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। तो नॉर्मली जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं वो इनको टैबलेट्स दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुसलसल शिकायत कर रही थी कि मेरा जो दर्द है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो इनका ना सिर्फ दर्द बढ़ रहा था बल्कि ये मुख्तलिफ शिकायतें कर रही थी। जैसे एकदम से इनकी आवाज़ भारी होने शुरू हो जाती और ये कहती मेरे सामने कोई मौजूद है या कमरे के गेट पे कोई खड़ा हुआ है, वो मुझे देख रहा है। मतलब कि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करना इन्होंने शुरू कर दी थी। अब घर वाले पहले कोशिश कर रहे थे या उनके जहन में यही था कि हो सकता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, या स्टडीज़ का जो प्रेशर होता है वो इसके ऊपर मौजूद है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। जैसे तैसे करके वो रात गुजरी और फिर सुबह जाके तकरीबन 8-8:30 बजे इनकी तबीयत बेहतर हुई तो ये सो गई। और जब ये सोई तो तकरीबन 12 से 13 घंटे तक सोती रहीं। घर वालों ने भी इनको नहीं उठाया क्योंकि पूरी रात जागती रही थी और परेशान थी। खैर जैसे तैसे करके उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और घर वाले मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है कि इनकी तबीयत बेहतर हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब जैसे ही अगेन रात के 12-12:30 बजे 1 बजे का टाइम हुआ तो अगेन उन्होंने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। एकदम से उनकी आवाज़ भारी हो गई और वो कहने लगी देखो मेरे रूम में कोई आके खड़ा हो गया है, या मेरा जो रूम है उसके गेट पे कोई मौजूद है, या वहाँ से कोई बच्चा झाँक रहा है। अब जब दूसरे दिन इनका इस तरह का बिहेवियर हुआ तो इनकी जो मदर थी वो थोड़ा सा कंसर्न हुई और उन्होंने इन पे दम दरूद करना शुरू किया। इनको आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के इनका हिसार किया और उसके बाद जाके इनकी तबीयत बेहतर हुई। अब ये रात तो गुजर गई। उसके बाद जब ये सुबह उठी तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी और बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है या इनके साथ कभी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहते या ऐसा बिहेव कर रही थी। खैर ये सुबह उठी और जो इनका नॉर्मल रूटीन था उसके मुताबिक ये यूनिवर्सिटी गई और वहाँ से फ्री होकर फिर अस्पताल चली गई और अस्पताल में जो इनका टाइम गुजारना था वो गुजारा इन्होंने। उसके बाद अगेन ये उसी कमरे में चली गई जहाँ पे ये स्टडीज़ किया करती थी, जो कि एक मुर्दा खाने के बराबर में था। अब ये वहाँ पे जाके स्टडीज़ कर रही थी और घर वाले मुतमईन थे कि नॉर्मल हैं और पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह सही तरह गुजरा है। अब ये वहाँ स्टडीज़ करते करते वहीं बैठी रहीं, यानी 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे। इस तरह तकरीबन रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम हो गया। अब घर वाले थोड़े से परेशान थे कि अभी तक आई क्यों नहीं है। इनको जब फ़ोन किया तो ये बोलने लगी कि मैं अभी स्टडीज़ कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। घर वालों ने बोला हो सकता है कि कोई बहुत ज़रूरी काम हो या प्रोजेक्ट हो जिसको कंप्लीट कर रही हो, लिहाजा वो खामोश रहे। उन्होंने मज़ीद 1 घंटे वेट किया। अब कुछ देर बाद घर वालों ने 11 बजे दोबारा रब्ता किया कि भाई तुम कब तक आओगी, तो बोलने लगी मज़ीद काम है। घर वाले फिर आधे घंटे रुक गए। खैर जब इन्होंने रात के 12:30 बजा दिए तो अब घर वाले परेशान थे कि वहाँ से आ क्यों नहीं रही है। अब इनके जो भाई थे
ये वहाँ पे गए और वहाँ जाके उनको लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो जो थी मुसलसल इसरार कर रही थी कि मुझे यहीं रुकना है, आज मैं यहीं पे रुकूंगी, यहीं पे मुझे स्टडीज़ करनी है। अब ये बिहेवियर देख के थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए थे सब, क्योंकि ये इतना ज़िद क्यों कर रही थी या वहाँ पे क्यों रुकना चाह रही थी। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सबके जहन में जन्म ले रहे थे। खैर जैसे तैसे करके बातें बना बनू के या इनको राज़ी करके ये लोग अपने घर लेके आ गए। अब घर में आई, खाना वगैरह खाया, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। जाके फिर अपने कमरे में लेट गई सोने के लिए। रात के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे ये चीख के उठी, और जैसे ही ये चीखी तो जाहिर सी बात है जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे जाग चुके थे। सब परेशान थे, सब कंसर्न थे कि एकदम क्या हो गया इनको। जब इनके रूम में सब पहुँचे तो ये बहुत बुरी तरह रो रही थी। इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया है, तो ये कोई जवाब नहीं दे रही थी और मुसलसल ये जिद करने लगी कि मुझे अस्पताल जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब घर वाले बड़े परेशान थे कि रात के इस पहर में ये किस तरह की बातें कर रही हैं। खैर इनकी जो मदर थी उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि ये जो ज़िद कर रही है, ये वहाँ पे रुकना चाह रही है या वहाँ पे रुकी है, यकीनन दाल में कुछ ना कुछ काला है या कोई ना कोई शक्कर है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो उसको मजबूर कर रही है कि अस्पताल जाए या उस रूम में जाके बैठे। इनकी मदर ने इन पे फिर दमदरूद करना शुरू किया, और जैसे ही दमदरूद करना शुरू किया, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, तो ये फिर रिलैक्स हो गई और दोबारा सो गई। अब ये दोबारा सुबह उठी, सब नॉर्मल था, सारे मामला ठीक थे, और अगेन अगले दिन भी इन्होंने वैसे ही बिहेव किया। ये गई और वहाँ जाके फिर अस्पताल गई और अस्पताल जाके वहीं बैठ गई। इसी तरह इन्होंने रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजा दिए। घर वाले बार बार बोल रहे थे कि वापस आ जाओ, तो कहती थी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। फिर इनके भाई गए, इनको लेके आए। खैर जब ये घर पहुंची तो इनकी मदर डिसाइड कर चुकी थी कि अब इनको किसी ना किसी मौलवी को या किसी मौलाना को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनके साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। अभी तो इनकी मदर ने इन पर दम कर दिया, और जब इनकी मदर ने दम किया तो ये नॉर्मल हो गई, खाना वगैरह खाया और दोबारा सो गई। अगले दिन ये बताते हैं कि ये लोग जो है इनको लेके एक मशहूर जो है आलिम दीन थे उनके पास गए। उनको जाके इनको दिखाया, उनको कहा कि भाई ये अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो अस्पताल में एक मुर्दा खाना है उसके बराबर में एक रूम है, वहाँ पे स्टे करें। खैर वो जो आलिम दीन थे उन्होंने जो भी हिसाब था अपना लगाया, और हिसाब लगाने के बाद उन्होंने इनके घर वालों को बताया कि बेसिकली ये ख़ुद वहाँ पे नहीं जाना चाह रही। इनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी है जो अटैच हो चुकी है, या कोई इस तरह की चीज़ है जो इनके साथ मौजूद है, जो इनको मजबूर कर रही है कि ये बार बार अस्पताल में जाएँ, ख़ास तौर पे मुर्दा खाने में जाएँ या उसके बराबर में जाएँ। खैर उन्होंने कुछ तावीज़ात वगैरह दिए, कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताए, और उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि इनको मगरिब से लेकर फजर तक घर से बाहर नहीं जाने दें। अगर ये घर से बाहर निकलेंगी तो इनको नुकसान होने का अंदेशा है। ये सब बताते हैं कि जो कुछ उन्होंने बताया था या जो कुछ उन्होंने कहा था, हमने टोटल उस पर अमल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इनकी जो बहन थी वो नॉर्मल हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, और वो जो अस्पताल था वहाँ से हमने इनकी जो हाउस जॉब थी वो ख़त्म करवा दी। किसी दूसरे अस्पताल में इन्होंने हाउस जॉब की या अपनी जो भी प्रैक्टिस थी वो की। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी उस अस्पताल से उस जगह से जान छूटी। अगर हमारी बहन मज़ीद वहाँ पे जाती रहती तो इसकी जान को नुकसान भी हो सकता था। अच्छा गाइस, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत खौफनाक स्टोरी है। ये हमें माजिद सलीम साहब ने भेजी है, और ये बेसिकली अपने जो दादा थे उनका जिक्र करते हैं। इनके जो दादा थे उनका ताल्लुक़ था पंजाब से, और पंजाब में जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खेत वगैरह मौजूद हैं, और इनके दादा की भी वहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें थीं। अब इनके दादा की आदत थी कि रोज़ाना शाम में 5, 6, 8 किलोमीटर की वॉक किया करते थे, ताकि अपने आप को मेंटेन रख सकें, फिट रख सकें। तो इसी तरह एक शाम में ये निकले वॉक करने के लिए, और ये अकेले वॉक किया करते थे। अच्छा, वॉक करते करते इनका एक दोस्त जो था वो रास्ते में इनको मिल गया, उससे बातें करने लगे। अब बातें करते करते पता ही नहीं चला कि आधा घंटा गुजर गया, और यूँ वो जो वॉक का टाइम था वो बढ़ गया। खैर जब इनका दोस्त रुखसत हुआ तो इन्होंने सोचा कि जो मेरी वॉक है रेगुलर वो तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और जितना जल्दी हो सकता है इसको करके मैं वापस चला जाऊँगा। अब जब ये वॉक कर ही रहे थे कि उसी दौरान में मगरिब की अजान हो गई। अब ये कशमकश का शिकार थे कि मैं वापस चला जाऊँ या अपनी जो वॉक है इसको कंप्लीट करूँ। खैर काफ़ी देर शशोपंज में रहने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरी रेगुलर वॉक है वो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद चला जाऊँगा। इन्हीं ख्यालात को जहन में रख के इन्होंने तेज़ तेज़ कदम लेना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वॉक को कंप्लीट करने लगे। अब ये बताते हैं कि मैं कुछ देर ही चला था कि मुझे महसूस होने लगा कि कोई जैसे मेरे पीछे चल रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है। पहले तो मैं समझा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैं मुसलसल गौर कर रहा था कि आवाज़ जो थी बड़ी वाज़े आ रही थी और बिल्कुल क्लियर थी, यानी कि कंफर्म था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मुझे यकीन हो चला कि कोई मेरे पीछे मौजूद है
तो मैंने पलट के देखा, और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक 5 से 6 साल का लड़का है या बच्चा है जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। अब मैं इस वीराने में, इस अंधेरे में उस बच्चे को देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं उसकी तरफ देखने लगा। जब मैंने गौर किया तो इस बच्चे को मैंने अब से पहले कभी भी नहीं देखा था। खैर, मैं काफ़ी देर उसको देखता रहा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ देर मज़ीद उसको ऑब्ज़र्व करता रहा। फिर मैंने दोबारा उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम रास्ता भूल गए हो। मैं चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं। हो सकता है किसी दूसरे गांव का बच्चा हो जो गलती से यहाँ पे आ गया हो और मगरिब हो जाने के बाद रास्ता भटक गया हो। खैर, उसने दूसरी दफ़ा पूछने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने सोचा कि मैं इसको इग्नोर करूं और अपने रास्ते चलना शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी थी और ये बच्चा जवाब देने को तैयार नहीं था। खैर, ये बताते हैं कि इन्हीं ख्यालात में मैं आगे आगे चल रहा था कि दोबारा से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि कोई मुसलसल मेरे पीछे चल रहा है, और जो भी है अब उसके जो कदमों की आवाज़ है वो बहुत भारी होना शुरू हो गई है। यानी पहले जैसी आवाज़ आ रही थी उससे ज़्यादा अब ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत भारी वज़न है जो बार बार ज़मीन पे लग रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ क्रिएट हो रही है। खैर, काफ़ी देर ऑब्ज़र्व करने के बाद जब मैंने दोबारा से पलट के देखा तो मैंने देखा कि अब वो जो बच्चा था वो मेरे पीछे मौजूद नहीं है। अब बाकायदा एक आदमी है जो मेरे पीछे मौजूद है या खड़ा हुआ है, और वो बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी है और वो मुसलसल मुझे देख रहा है। अगेन, उसको देखने के बाद भी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के वो जो आदमी था उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बताते हैं कि मुझे यकीन हो चला था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। लिहाजा मैंने वापस पलट के अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आ रही थी वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे मुसलसल चल रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है, अब उसने हंसना शुरू कर दिया है। खैर, जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी या इनके दादों को आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जैसे तैसे अपने गांव में, अपने घर में पहुंचे। जब इनके ग्रैंडफादर घर पहुंचे तो उसके बाद उनकी तबीयत जो थी वो शदीद ख़राब हो चुकी थी। उनको शदीद बुखार हो चुका था। उनको यकीन हो चला था कि इन्होंने जिस मखलूक से सामना किया था या जिससे इनका सामना हुआ था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो गैर मरी मखलूक थी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको जो स्टोरीज़ हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।